यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू राज मैथ्स प्लाजा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु बहन इस बार जो है बिहार बोर्ड द्वारा 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, उसका भी अभी हालत जो है फ़िलहाल कुछ इसी गाने के जैसा जो है हो गया होगा। तो आज मैं इस वीडियो में 2-3 टॉपिक पर जो है बात करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटिव है, यानी एग्ज़ाम गाइडिंग वीडियो है। इसमें हम जो है 2 टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक फर्स्ट कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसे कैसे लिखें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों, कॉपी लिखना भी एक बहुत बड़ा कला है। कभी कभी होता क्या है कि हम 100% जो है अपने आंसर को सही लिखते हैं, फिर भी उस कंडीशन में हमारा मार्क्स जो है कट जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है। कभी कभी होता क्या है, हम जो कॉपी को बहुत ही कम लिखते हैं, फिर भी जो हमको अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है। उस वहाँ पे होता है कि हमारा रेटिंग भी मैंने रखता है कि हम रेटिंग को जो कैसे लिखे हैं। कभी कभी होता क्या है कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर हम सही भी लिखते हैं तब भी उसको कट कर दिया जाता है, या जो है कुछ कम मार्क्स दिए जाते हैं। और या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम गलत भी लिखते हैं या उससे रिलेटिव आंसर भी लिखते हैं तो भी हमको नंबर मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? तो इसी सब जो है क्वेश्चन पे का जो आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, तो आइए हम जो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किसके क्या रीज़न है। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है कि अपने बोर्ड एग्जाम में जो है, चाहे किसी भी बोर्ड का भी एग्जाम दीजिए, वो स्टेट लेवल बोर्ड हो, सेंट्रल लेवल बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी लेवल का बोर्ड एग्जाम हो, उस बोर्ड एग्जाम में हम अपने कॉपी को कैसे लिखें, क्योंकि कॉपी को लिखना ही एक बहुत बड़ा कला है। तो कॉपी को हम सही से लिखेंगे, हमारा मार्क्स भी अच्छा आएगा। और अगर कॉपी लिखने में ही अगर हम कुछ मिस्टेक कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे मार्क्स पर इफेक्ट देखने को मिले। आइए इसमें सीखते हैं कि कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है मैथ का कॉपी लिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट का, मैथ का, तो सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, जब भी एग्जाम देने जाएं हमेशा 2 पेन का यूज करें, एक ब्लू पेन, दूसरा ब्लैक पेन। एग्जाम हॉल चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, हमेशा 2 पेन लेकर जाएं, एक ब्लू पेन, दूसरा ब्लैक पेन। और ब्लू ब्लैक दोनों पेन का यूज जो है बोर्ड एग्जाम में ज़रूर करें। तो अगर आप जो है मैथ का एग्जाम देने गए हो और वहाँ पर करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आपको जो है पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, उसे आप लोगों को लिखना है। आप लिखेंगे कैसे? आपको लिखना है पहले कि प्रश्न संख्या, ब्लैक पेन से क्या लिखना है, प्रश्न संख्या, डैश देंगे, फर्स्ट का आंसर आ रहा है अगर तो पहला लिखेंगे, इसे आप सर्कल में भी डाल सकते हैं, प्रश्न संख्या पहला। और मैथ का लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हल, हल। उसके बाद यहाँ से हम ब्लू पेन से उसको जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 का ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अथवा वाला सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ लिखा गया है और फिर यहाँ दिया गया अथवा, फिर यहाँ पे कुछ लिखा गया है। इसका मतलब हुआ कि या तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे या तो आप इससे बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए कि हमें जो है 6 का जो है ऊपर वाला ही आंसर आ रहा है, हमको यही बनाना है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखना है आपको ब्लैक पेन से ही, प्रश्न संख्या -6,
और यहाँ पे लिखेंगे हल ब्लैक पेन से ही, और ब्लू पेन से पूरा उसको सॉल्व करेंगे। फिर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मान लीजिए 9 नंबर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें एक क्वेश्चन आपको ऊपर दिया होगा, फिर होगा यहाँ पे अथवा, दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया होगा। इसमें होता क्या है, मान लीजिए हमको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, लेकिन अथवा वाला का आंसर हमको आ रहा है। यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न संख्या ब्लैक पेन से ही डैश नो लिखे, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे इसका अथवा, ये जरूर मेंशन करेंगे। और यहाँ पे तब लिखेंगे ब्लैक पेन से ही हल, फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो मैथ का कॉपी जो आपको इस तरीके से लिखना है, जिसका जो भी जानेंगे वही जो करेंगे। अब आइए हम लोग ये दूसरा विषय यानी कि हिंदी पर बात करते हैं, तो इसको क्लीन करते हैं। तो हमारा देखिए अगला सब्जेक्ट है हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। अगर मान लीजिए हम हिंदी का एग्जाम देने गए, या साइंस का एग्जाम देने गए, या सोशल साइंस का एग्जाम देने गए, उस दिन हम अपने कॉपी को कैसे लिखें। तो जैसे हिंदी में जैसे मान लीजिए आप जो है एग्जाम देने गए, हिंदी में जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पहला है, पहला 1 नंबर में तो आपको गद्यांश ही वैसे देगा, जैसे गद्यांश रहेगा ऊपर वाला, फिर नीचे हो सकता है अथवा करके देगा, और नीचे कुछ गद्यांश देगा। तो गद्यांश तो हर एक बच्चों को जो आता ही है, यानी कि आपको ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा गद्यांश छोटा है हम उसे बनाएं। अगर आपको मान लीजिए ऊपर वाला ही छोटा लगा, आप इसे बनाइएगा। इसे जो बनाइएगा तो इसको लिखना है जैसे प्रश्न संख्या पहला बनाना है, पहला, अथवा नहीं है नहीं, इसे लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ हल नहीं लिख के ब्लैक पेन से लिखेंगे उत्तर, फिर यहाँ से क्या करेंगे ब्लू पेन से जो है उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी गद्यांश दिया रहेगा, ऊपर कुछ होगा, अथवा में देगा, नीचे भी कुछ होगा। तो यहाँ आपको क्या हो गया, मान लीजिए ये वाला जो है नीचे वाला आपको अच्छा लग गया, आपको ये नीचे वाला गद्यांश छोटा लगा, आप जो है इसी को लिखना पसंद करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम ब्लैक पेन से ही प्रश्न संख्या 2, कौन सा लिख रहे हैं हम, अथवा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम अथवा। उसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे उत्तर डैश, आप ऐसे भी कर सकते हैं डबल डॉट डैश। अब ब्लू पेन से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। या फिर जो जैसे कि देखा जाता है कि लेटर वगैरह भी पूछा जाता है, एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। ये और कुछ देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको दिया गया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 नंबरों का कोई प्रश्न है, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। इसका मान लीजिए कि रोमन नंबर फर्स्ट, या को नंबर कुछ भी देगा, रोमन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए दे दिया अगर कोरोना वायरस, इसको को भी लिख सकता है वो। रोमन नंबर सेकंड, इसको खो भी हो सकता है लिखा हुआ। ये मान लीजिए दे दिया गया वसंत पंचमी। तीसरा मान लीजिए आपको दे देगा मेरे प्रिय कवि। ऐसे 4-5 ऑप्शन देगा, 5 गो रहेगा, इनमें से आपको किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। और ये जो है 10 मार्क्स का होता है, यानी 10 नंबर आपको इसमें मिलेगा। इसमें करना क्या, पहले देखेंगे हमको कौन सा आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको इस पे लिखना है मेरे प्रिय कवि पे, यहाँ करेंगे क्या, हम ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्न संख्या, कितना का लिख रहे हैं, 4 का, 4 का कौन नंबर, 3rd नंबर। यहाँ पर जरूर लिख देंगे हम मेरे
प्रिय कवि। फिर यहाँ से हम लिखेंगे उत्तर, तब लिखना स्टार्ट करेंगे। और इतना काम ब्लैक पेन से ही करना है। यहाँ जब लिखेंगे ये हम जो है ब्लू पेन से लिखेंगे। इस प्रकार आपको जो है अपने हिंदी के एग्जाम के दिन जो है हिंदी कॉपी को ऐसे हैंडल करना है। साइंस और सोशल साइंस में भी कुछ यही काम करना है। तो साइंस में जैसे कि आपके क्वेश्चन जो है 3 खंड में आते हैं, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और SST में जो 4 खंड में आता है, हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, उसके बाद पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र। 4 खंड में क्वेश्चन आता है। और ज्योग्राफी में फिर 2 खंड हो जाता है, एक ज्योग्राफी यानी भूगोल, दूसरा आपदा प्रबंधन। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में आपको जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 या 5 तक हो सकता है दिए होंगे। ये रहेगा फिजिक्स का PHY। तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा इनमें से किन्हीं 2 या फिर 3 प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको कॉपी कैसे एडजस्ट करना है, आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से ऊपर में लिखना है फिजिक्स पे लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ बोला गया है कि इनमें से किन्हीं 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो मान लीजिए हमको 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर नहीं आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। यहाँ लिखेंगे पहले ब्लैक पेन से है ये भी प्रश्न संख्या, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 लेते हैं, 2। यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर। तब इसके आंसर को लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर जो है इसी प्रकार फिर केमिस्ट्री का हेडिंग लगा देंगे, इसी प्रकार बायोलॉजी का हेडिंग लगा देंगे। इसमें भी यही करना है। हिस्ट्री में जैसे कि 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें कि 2 या फिर 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पहले यहाँ लिखेंगे हिस्ट्री, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इतिहास, ये भी ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। उसके बाद जो है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसमें हमको 1 ही आ रहा है, तो ब्लैक पेन से ही लिखना है प्रश्न संख्या 1। यहाँ ब्लैक पेन से ही लिखेंगे उत्तर, यहाँ से ब्लू पेन से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर इसी प्रकार ब्लैक पेन से ज्योग्राफी लगाएंगे यानी भूगोल, इकोनॉमी लगाएंगे, पॉलिटिकल साइंस लगाएंगे। इस प्रकार इसको हैंडल करना है। तो इसमें एक टॉपिक और बनता है, रुकिए मैं बोर्ड को क्लीन करके फिर बताता हूँ। तो देखिए कभी कभी जो है साइंस में इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा जाता है। जैसे साइंस देगा सब्जेक्ट, तो उसका पहला पार्ट जो है यानी फिजिक्स रहेगा, भौतिकी। तो उसमें मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन देखिए 3 भागों में बटा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है 5 मार्क्स में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो 5 मार्क्स में पूछेगा यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है दृष्टि दोष क्या है, दूसरा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, और फिर तीसरा पार्ट इसी का है कि किन्हीं एक प्रकारों का वर्णन करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, ब्लैक पेन से प्रश्न संख्या कितना का है, 6 का है। तो 6 के अथवा में ये होता तो ब्रैकेट में हम अथवा लिखते हैं, लेकिन अथवा का नहीं है, अथवा हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है हमको उत्तर, लिख दिए। तो क्वेश्चन देखिए 3 भागों में बटा है। पहला दृष्टि दोष क्या है, तो ब्लैक पेन से हम लगाएंगे यहाँ पे दृष्टि दोष। उसके बाद जिसका क्या करेंगे, हम डिफिनेशन लिखेंगे। जो भी आप लोग इसका डिफिनेशन पढ़े होंगे, परिभाषा पढ़े होंगे, उसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन जैसे मान लीजिए कुछ 3-4 स्टेप में से लिखा हुआ हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि यह 4 प्रकार के होते हैं। फिर क्या 4 प्रकार के होते हैं। अब क्या करेंगे, ये सब आपको ब्लू पेन से लिखना है, ये भी ब्लू पेन से लिखना है, डिफिनेशन भी ये लिखना है ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से लिखना है। और ये जो इसका डिफिनेशन जो लिखाएगा ये ब्लू पेन से। जब डिफिनेशन खत्म हो जाएगा
तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यह 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रकार भी पूछा गया है। और 4 फिर क्या करेंगे, रोमन नंबर 1 करके निकट दृष्टि दोष, रोमन नंबर 2 करके दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा में जरा दृष्टि दोष, और चौथा में और बिंदुता। तो क्वेश्चन का 2 पार्ट क्या हुआ हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट कर रहा है कि किन्हीं एक प्रकारों का वर्णन करें। तो मान लीजिए आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में अच्छा सा आता है, आप पहला लिख सकते हैं। अगर निकट के बारे में नहीं, दूर के बारे में आता है तो आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपको कि 1 का ही आता है निकट दृष्टि दोष। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर ब्लैक पेन से यहाँ पे रोमन नंबर 1 लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ब्लैक पेन से डॉट देंगे। फिर क्या करना है, इसका निकट दृष्टि दोष का ब्लू पेन से ऐसे डेफिनेशन पूरा लिखना है, डेफिनेशन हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोला गया कि पूरा वर्णन कीजिए, तो लिखेंगे ये होता क्यों है, यानी कि कारण, इसके रीजन। तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखेंगे कारण डैश। फिर ब्लू पेन से इसके बारे में लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष होने के क्या क्या कारण हैं। ठीक, उसके बाद हम जो है कारण लिख देंगे। फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे उपचार, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। फिर उपचार में फिर ब्लू पेन से लिखेंगे इसे जो है अवतल लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जा सकता है। जो भी डायग्राम वगैरह होगा यहाँ पर बनाया जाएगा, यहाँ पर भी डायग्राम कारण में भी बनाया जाएगा। इस प्रकार हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन के 2-3 भागों में बटा हुआ है। ऐसे ही ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करेंगे ताकि एग्जामिनर चाह कर भी हमारा मार्क्स नहीं काट सके। तो आइए अब हम जो है उस सब्जेक्ट पे बात करते हैं। जैसे हमारा जो दूसरा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक ये था कि जिस क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं आता है उसे हम कैसे लिखें। आइए उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो है जिस टॉपिक पर के हम वीडियो स्टार्ट किए थे, तो उसका जो दूसरा पार्ट ये कहता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो उसे कैसे लिखें। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए साइंस को ही लेते हैं। साइंस, इसका मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रश्न है, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स का ही बात करते हैं। साइंस के फिजिक्स खंड में आपको जो कितने प्रश्न दिए गए हैं, तो मान के चलते हैं कि 5 क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला कुछ है जो कि आपको आता है। 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको बोला गया कि कम से कम आपको जो 3 क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। तो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ है, तीसरा भी है, चौथा भी है और 5वां भी है, जिसमें मान लीजिए 4 नंबर यह क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। आपको जो इनमें कम से कम जो है 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया है। आप क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसको आप जो कभी क्लास में पढ़े ही नहीं है। समझ जाइए कि आपके लिए जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक नया क्वेश्चन बन गया, जिसको आप कभी क्लास में पढ़े ही नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए। अब बच गया क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 मान के चलते हैं कि आप क्लास में पढ़े तो हैं, लेकिन इसका आप रिवीजन करके नहीं आए हैं। आपके टीचर के द्वारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ाया गया है, लेकिन जो है किसी कारणवश जो है आपको ऐसा लगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, आप इसका रिवीजन करके नहीं आ पाए, तो आपसे ये भी छूट रहा है। और हमको ये बोला गया कि कम से कम जो है 3 क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। 2 तो हम दे दिए हैं, तीसरा तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया मेरे नज़र में। अब 5वां पढ़े तो है लेकिन याद नहीं है। और चौथा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा देखने को मिला कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसका भी डिफिनेशन जो है मान लीजिए पढ़े थे, लेकिन जो अभी फिलहाल जो है हुआ क्या, जब हम लिखने के लिए भिड़े तो माइंड में हमारा जो इसका आंसर नहीं आने लगा।
तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इसका डिफिनेशन मेरे माइंड में नहीं आने लगा, लेकिन हम प्रकाश का डिफिनेशन जानते हैं और परावर्तक सतह क्या है उसका डिफिनेशन जानते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कितना स्टूडेंट ये सोचता है क्या हो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन जो है लिखने के लिए बोला गया है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन जो लिख दिए हैं और बाकी जो है 1 क्वेश्चन मेरे द्वारा मतलब नहीं बन रहा है, इसको छोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें लिखेंगे और केमिस्ट्री में बायोलॉजी में जो है इसका पूर्ति कर लेंगे। बट आपको जैसा नहीं सोचना है, 3 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है तो आपको इसमें 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे ये तो हम जान नहीं रहे हैं फिर भी इसको करना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रकाश क्या है ये हमको आता है, परावर्तक सतह क्या है ये भी आता है। यहाँ क्या करेंगे हम, प्रकाश क्या है पहले उसी का डिफिनेशन लिख देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ये समझ जाइए, कम से कम आपका 2 लाइन कवर करेगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर दूसरा हम जानते हैं कि परावर्तक सतह, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रकाश क्या है वो हमको आ रहा है, परावर्तक सतह क्या है वो आ रहा है। तो क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे प्रकाश के डिफिनेशन के बाद, लेकिन परावर्तक सतह क्या है वह आता है, उसी का डिफिनेशन लिख देंगे कि ऐसा सतह जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो 2 लाइन मान लीजिए आपका ये भी कवर कर लेगा। तो कुल मिलाकर जो आपका ये डिफिनेशन हो गया 4 लाइन का, 4 लाइन्स। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, एग्जामिनर आपको 2 में 2 मार्क्स तो नहीं देगा, लेकिन 1.5 मार्क्स जो है आपको देगा, केवल आधा मार्क्स ही काटेगा। और अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते, आपको जो आधा मार्क्स भी नहीं मिलता, लेकिन आप थोड़ा होशियारी किए, बुद्धिमानी किए और अपने होशियारी के बल पे आप इस क्वेश्चन को लिख डालें, आपको 1.5 मार्क्स मिला, बस आधा मार्क्स कटा। और जबकि छोड़ने पर आपको आधा मार्क्स भी नहीं मिलता। आइए इसी टाइप का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जिससे मान लीजिए केमिस्ट्री का हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे फिजिक्स के बारे में बताए, वही कॉन्सेप्ट वही लॉजिक मान लीजिए कि केमिस्ट्री में भी हो गया। केमिस्ट्री में भी आपका क्या हुआ कि 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें आपको जो 3 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया। आपके द्वारा जो 2 क्वेश्चन तो बन गया, 1 क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। टोटल क्वेश्चन जो है आपको 5 दिए गए हैं। बनाना कितना है, बनाना है 3। आप बनाए कितना, 2 बनाए 2। तो आप जो 2 बनाए, इन 2 को छोड़ के 3 क्वेश्चन जो है और बच रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आप बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आप सोच तो पा रहे हैं, लेकिन आप जो है उसका डिफिनेशन नहीं जानते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि क्षारीय धातु क्या है। अब आपको याद आ रहा है क्षारीय धातु क्या है, पढ़े तो हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन आपको याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर करना क्या है, ये नहीं सोचना है कि चलो 2 क्वेश्चन हम बना लिए हैं, 3 क्वेश्चन बनाने बोला गया था, एक ही क्वेश्चन जो छोटा है इसको छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है। टारगेट ये रखना माइंड में कि एक भी क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है, चाहे कंडीशन कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। यहाँ क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमको लिखना है, याद तो किए थे लेकिन भूल गए हैं, आ नहीं रहा है। यहाँ देखिए पूछा गया है कि क्षारीय धातु क्या है। क्षारीय धातु क्या है इसका डिफिनेशन हमको नहीं आता, लेकिन धातु क्या है ये हम जानते हैं, क्षार क्या है वो जानते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट को पकड़ के क्या करेंगे, इसका आंसर पूरा लिख डालेंगे। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पीएच स्केल में क्रम संख्या 7 से लेकर 14 तक के बीच जो भी पदार्थ, जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड आता है वह क्षार कहलाता है। ये इतना लिखने में आपका कम से कम 2 लाइन कवर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसी में धातु के बारे में लिख दीजिए, या तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, या पैराग्राफ चेंज नहीं भी कीजिएगा, जहां इसका फुल स्टॉप आया होगा पहला पार्ट का, उसके आगे लिखिए धातु के बारे में कि धातु ऐसा पदार्थ होता है जिसमें टेंशन की आवाज होती है, जिसमें चमक होती है, जिससे विद्युत धारा आसानी से पार कर सकती है।
उसके बाद इतना, उसके बाद लास्ट में आपको एक बात और पता होगा कि आवर्त सारणी के ग्रुप 2 का जो भी एलिमेंट है वो क्षारीय धातु कहलाता है। तो लिखने में हम कंजूसी क्यों करें? जब हम जान रहे हैं, जब हमको आता है, तो हम लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी चीज़ आता है कि हर एक कुछ को हम लिखेंगे। फिर लास्ट में फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिख देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 में या ग्रुप 2 में जितने भी तत्व आते हैं वे सारे क्षारीय धातु होते हैं। तो इतना लिखने पे आपका जो है 5 से 6 लाइन कवर हो जाएगा और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स तो नहीं देगा, लेकिन कम से कम 1.5 मार्क्स दे देगा। यही एसएसटीम भी लागू करना है। एसएसटीम जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया गया कुछ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, करना क्या है, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं। उस कंडीशन में करेंगे क्या कि अगर हमको उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में एक भी पॉइंट पता हो, एक भी ऑब्जेक्टिव पता हो, उसका अपना क्या बनेंगे, आंसर बनेंगे। तो क्वेश्चन मान लीजिए सोशल साइंस में पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके क्या कारण हैं, हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसी ऑब्जेक्टिव पॉइंट को हम क्या करेंगे, उसका आंसर बनेंगे, पूरा लिख डालेंगे। उसको नमराना है, आंसर को लंबा करना है ताकि हमको मार्क्स मिले। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था। ये बात आप हर एक आंदोलन में लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध था, क्योंकि भारत में जो है हाल फिलहाल में जो है अंग्रेज ही शासन किया था। तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर आता है लगभग अंग्रेजों के द्वारा ही, मतलब अंग्रेज के मान लीजिए फॉर्म में ही आंसर बनता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक पॉइंट हमको पता है, केवल एक पॉइंट, कि इसको महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था। उसके बारे में फिर लिख देंगे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों को भारत से दूर भगाना। ऐसे करके जो है आप जो है 1-2 लाइन और जोड़ सकते हैं, लास्ट में लिख दीजिए अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन के यही कारण थे जो कि उपर्युक्त लिखे गए हैं। यहाँ पर भी अगर 2 मार्क्स का होगा आपका क्वेश्चन तो आपको कम से कम 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है आप कुछ लिख डालें। आइए एक और टॉपिक पे बात करते हैं कि हम अपने आंसर को आकर्षक कैसे बनाएं, जिससे कि एग्जामिनर हमको फुल में फुल मार्क्स दें। और यह टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा पता चल रहा है इसमें केवल विद्युत धारा का डिफिनेशन पूछा गया है। बात भी सही है, वही पूछा गया है और स्टूडेंट लिखता भी वही है, केवल डिफिनेशन लिखता है। तो यहाँ होता क्या है, हम विद्युत धारा का डिफिनेशन लिखते तो हैं और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा गया है। हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का जो है डिफिनेशन लिखते तो हैं, लेकिन ये जो हमको 2 में 2 मार्क्स नहीं मिलकर बल्कि 1.5 मार्क्स मिलता है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था विद्युत धारा क्या है, डिफिनेशन पूछा गया था और हम डिफिनेशन लिखे भी थे, फिर भी हमारा आधा मार्क्स क्यों कटा। ये आधा मार्क्स नहीं कटे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके आंसर को थोड़ा आकर्षक बनेंगे। आकर्षक कैसे बनेंगे, पूछा गया विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा का पहले हम क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। और जैसे डिफिनेशन लिखेंगे तो डिफिनेशन को पढ़ के हम क्या होगा, हमको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर जो हम ब्लू पेन से लिखेंगे, डिफिनेशन में ब्लू पेन से इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, विद्युत धारा बराबर क्या, आवेश बटे में समय। जब हम जान रहे हैं तो लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, जो सब चीज़ जानते हैं विद्युत धारा के बारे में हर एक कुछ लिखेंगे। अब जो है क्या होता है, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आई से लिख देंगे, आवेश को क्यू से लिखते हैं, क्यू से लिख देंगे, समय को टी से लिखते हैं, टी से लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। इतना लिख दिए। फिर क्या करेंगे हम, ताकि मेरा मार्क्स नहीं कटे, इसके बारे में 1-2 पॉइंट और लिख देंगे। ब्लैक पेन से ऐसे एरो देंगे,
आधा, ये मान लीजिए ये आपका कि पैराग्राफ होगा, चौथाई, आधा एरो पैराग्राफ के अंदर, आधा एरो पैराग्राफ के बाहर एरो देंगे। और फिर यहाँ ब्लू पेन से लिखेंगे इसे आई से सूचित करते हैं। फिर क्या करेंगे, हम दूसरा एरो मारेंगे, लिखेंगे इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। तो ये 2-3 पॉइंट क्या होता है, एग्जामिनर को फ्रेश ये जो है दिखता है, उसके आंखों में ये चुभता है, और वो एग्जामिनर जो चाह कर भी आपका आधा मार्क्स भी नहीं काट पाता है। वो देखता है कि नहीं, स्टूडेंट जो मेहनत किया है, हम इनसे केवल डिफिनेशन पूछे थे और इन्होंने डिफिनेशन ही नहीं बल्कि उसका फॉर्मूला और उसके बारे में 1-2 जानकारियाँ और दी हैं। तो ये सब जो है कुछ बेसिक सा पॉइंट था जो कि आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे वो किसी भी स्टेट का कोई भी क्लास का एग्ज़ाम हो, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको ये सब पॉइंट जो है ज़रूर ध्यान में रखना है। और सब एग्ज़ाम में मेरे द्वारा जो है बताया गया जितना भी मतलब कि ये टॉपिक है सब आपको काम आने वाला है। तो आशा करते हैं कि मेरा ये प्रयास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए बिट्टू राज के साथ। धन्यवाद।